इतने कम समय के अंदर अचानक आज हम दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर चल पड़े हैं। अब हम आंख देखते नहीं हैं, अब हम सिर झुकाते नहीं हैं, अब हम आंख में आंख डालकर गर्दन ऊंची करके बात करते हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। और इसलिए आज भारत के साथ हर व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है। मैंने पहले सत्र में आपको कहा था कि विश्व के अंदर 260 विश्वविद्यालय ये संस्कृत और हिंदी पढ़ा रहे हैं। कोई चलता पगचिन्हों पर, कोई पगचिन्ह बनाता है, पगचिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। हिंदी साहित्य भारती का बढ़ता प्रभाव तो मैं बहुत संक्षेप में बता दूंगा, लेकिन हिंदी का बढ़ता प्रभाव बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े जो मेरे पास हैं, इनके कहां से लिया गया है ये आंकड़े, तो 1999 की जनगणना, द वर्ल्ड आलमेनक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स, न्यूज़पेपर एंटरप्राइजेज एसोसिएशन, अंक न्यूयॉर्क, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल द्वारा किया गया शोध अध्ययन, मनोरमा ईयरबुक 2000, निदेशालय भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा प्रकाशित 2003, मधुमती अक्टूबर 2003, पृष्ठ 111। और इसके अलावा सामयिक सरस्वती पत्रिका के अंक में छपा हुआ जो जुलाई सितंबर 2015 में छपा, इन सब को कंपाइल किया है हमारे हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय उपाध्यक्ष, मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष, देश के जाने माने विद्वान और रक्षा विशेषज्ञ आदरणीय करुणाशंकर जी उपाध्याय ने। उन्होंने भी एक पुस्तक देश को सौंपी है, जिस पुस्तक का नाम है हिंदी का विश्व संदर्भ। ये सारे स्रोतों से जो उन्होंने सूची दी है, उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि विश्व के अंदर इस समय 18% लोग ये हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, और इतनी 18% पर कोई भी भाषा दुनिया के अंदर नहीं है। होता क्या है कि जब जनगणना होती है तो उसमें जो हिंदी भाषा जिनकी मातृभाषा है, उसमें मातृभाषा वो लिखते हैं जहां के होते हैं वहां के, दूसरी भाषा लिखते हैं वो हिंदी। कहीं अंग्रेजी जानने वाले हैं तो पहली भाषा लिखते हैं वो अंग्रेजी, दूसरी भाषा लिखते हैं हिंदी, लेकिन इसकी गणना नहीं होती। केवल पहले नंबर पर लिखी हुई जो भाषा होती है उसकी गणना होती है। उसके कारण, और एक और बात जो पहले सत्र में मैंने कही कि षड्यंत्र पूर्वक हिंदी की जो बोलियां हैं, उन बोलियों को हिंदी से अलग करने का षड्यंत्र, बल्कि कई जगह तो आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में। एक किसी ने किसी के दिमाग में एक कंप्यूटर फिट कर दिया या वो चिप फिट कर दी षड्यंत्रकारियों ने। ऐसे कई लोगों के मस्तिष्क में चिप फिट की जाती है। उसके पीछे का हेतु क्या रहता है मैंने आपको पहले सत्र में बताया। तो उसके आधार पर वो उस तरह का अभिनय करने लगते हैं, उनको पैसा भी मिलता है, बाहर से फंडिंग होती है। जैसे आपको पता चला पिछली बार एक अचानक नेता अवतरित हुआ, उसने स्वीकार किया हाँ कि फोर्ड फाउंडेशन ने उससे 400 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी ने आजकल बाहर के पैसे पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसके कारण भी बहुत सारे लोगों को मिर्चें लगती हैं, क्योंकि अभी तक जो पैसे का प्रवाह था, जो भारत के विरुद्ध प्रयोग हो रहा था,
उस पर अवरोध हुआ है। उस अवरोध के कारण भी लोगों को मिर्चें लग रही हैं, उसके कारण भी उनको कष्ट हो रहा है। इस कारण भी देश के अंदर जो जगह जगह आपको विरोध की भाषा सुनाई दे रही है, उसके पीछे यह भी कारण है। भाइयों बहनों, आप मैं 18वीं शताब्दी की ओर ले जाना चाहता हूं। 18वीं शताब्दी अगर आप देखेंगे तो 18वीं शताब्दी ऑस्ट्रिया और हंगरी की थी, याद करिए आप। और अगर 19वीं शताब्दी में जाएंगे तो 19वीं शताब्दी ब्रिटेन और जर्मनी की रही है, और 20वीं शताब्दी अमेरिका और सोवियत संघ की रही है। अब दबी जुबान से सही, लेकिन एक जुमला आप देख रहे होंगे। वैसे तो नेस्टोदमस ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, ऐसा लोग चर्चा करते हैं, मैंने भी पढ़ा है। तो 21वीं सदी भारत और चीन की होगी, ऐसा सारे विशेषज्ञ कहने लगे हैं। जब 21वीं सदी प्रारंभ हुई तो सार्वजनिक जीवन में होने के कारण बहुत सारे विद्वानों के साथ मिलना होता था। कई जगह व्याख्यान के लिए जाता हूं, वहां लोगों से मिलना होता है, कई लोगों के भाषण भी सुनते हैं। तो लोग कहते थे कि 21वीं सदी भारत की होगी। आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 2014 से पहले, मुझे लगता है जितने लोग यहां बैठे हैं मेरे सहित, इस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता था। मैं तो अपनी बताता हूं, जब मैं सुनता था, मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के बीच बैठता था, बड़े बड़े विद्वानों के बीच बैठता था, तो वो जब ये बात करते थे तो मुझे अजीब सा लगता था। कहां से होगी, इतनी सारी समस्याएं हैं, ये है वो है, और सरकार जिस तरह कर रही है कैसे होगा। लेकिन अचानक 2014 में जो घटित हुआ और जो विश्व के अंदर घटनाक्रम चल रहा, आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति को अमेरिका वीजा नहीं देता है, उस व्यक्ति का राष्ट्रपति अभिनंदन करने के लिए आगे बढ़ता है। आज पहले हमारे जब राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र के प्रमुख जाते थे तो उनकी कोई अगवानी नहीं करता था। उनको लगता था कि पता नहीं क्या मांग ले, हम अंतर्राष्ट्रीय भिखारी हो गए थे। यहां तक कि हमको सोना गिरवी करना पड़ा था। अब आप कल्पना करिए, किसी परिवार का अगर जेवर गिरवी जब होता है तो उस परिवार के बारे में लोग क्या सोचते हैं? तो परिवार के बारे में यही सोचा जाता है कि ये तो दिवालिया हो गए, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी कर दिए, अपने मां के जेवर गिरवी कर दिए। भारत माता का सोना गिरवी हुआ था। मुझे लगता है भारत मां का ऐसा कोई पुत्र नहीं रहा होगा, ऐसी कोई पुत्री नहीं रही होगी जिसके मन में पीड़ा ना हुई हो। लेकिन आज इतने कब 2014 से आज कितने वर्ष हुए हैं? इतने कम समय के अंदर अचानक आज हम दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर चल पड़े हैं। अब हम आंख देखते नहीं हैं, अब हम सिर झुकाते नहीं हैं, अब हम आंख में आंख डालकर गर्दन ऊंची करके बात करते हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। और इसलिए आज भारत के साथ हर व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है। मैंने पहले सत्र में आपको कहा था कि विश्व के अंदर 260 विश्वविद्यालय ये संस्कृत और हिंदी पढ़ा रहे हैं। 28,000 संस्थाएं ये हिंदी पढ़ाने का काम कर रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित जितनी भी विश्व के अंदर संस्थाएं हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा विदेशों में जिस मंदिर में हिंदी ना पढ़ाई जाती हो। समाज में काम करने वाले लोग हमसे ज्यादा वहां पर सक्रिय हैं। और इसलिए अभी जैसे जयंती प्रसाद नौटियाल की बात हुई, अभी मैंने करुणाशंकर जी उपाध्याय की बात की, इन लोगों ने सिद्ध किया है। और सिद्ध नहीं किया, बल्कि मैंने बताया आपको कि जब यह शोध पत्र सौंपा गया गृह मंत्रालय को,
भारत सरकार को, तो भारत सरकार ने उस पर एक आख्या टिप्पणी लगाते हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा को भेजा और केंद्रीय हिंदी संस्थान ने उसमें एक विशेषज्ञों की समिति बनाई। समिति ने अपनी आख्या प्रस्तुत की कि हिंदी दुनिया में नंबर 1 की भाषा हो गई है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं चीन कभी कभी 5वें नंबर पर हमको डालते हैं, कभी चौथे नंबर पर डालते हैं, कभी तीसरे नंबर पर डालते हैं। अंग्रेजी 5वें नंबर पर पहुंच गई। चीन की भाषा यह नंबर 1 पे क्यों मानी जाती है? इसलिए मानी जाती है, मेरे अल्प ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन ज्ञानियों के बीच बैठता जरूर हूं, तो जो सुनता रहता हूं उसको संग्रहित कर लेता हूं, फीड कर लेता हूं मेमोरी में। मैंने एक जगह सुना था कि मौसे तुंग ने क्या किया, चालाकी, कि चीन के अंदर बोली जाने वाली जितनी भी बोलियां थी उन सब बोलियों की लिपि, ये उन्होंने चीनी की जो आज लिपि चलती है मंदारिन, वो बना दी। यही इसी लिपि में सब कुछ लिखा जाएगा, अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा। जो मंदारिन लिपि जब वहां बन गई तो जितनी बोलियां थी वो किसमें शामिल हो गई? सब चीनी भाषा में शामिल हो गई। तो चीनी भाषा जनसंख्या के कारण नंबर 1 पर पहुंच गई। लेकिन भारतवर्ष तो केवल चीन जैसे देश में जैसे वो सीमित है, ऐसे तो नहीं है। भारतवर्ष तो अब दुनिया के कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें नहीं बसता है। यही कारण है कि जब हमारा प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता है, यहां तक कि अरब देशों में भी जब जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वहां का नजारा देखते बनता है। आप कल्पना करिए, कुल मिलाकर के विश्व के अंदर हिंदी की स्वीकार्यता बहुत बड़ी है। कारण कई हैं, उसमें सबसे बड़ा एक कारण है जो मैं अनुभव करता हूं कि सारे विश्व को भारत के साथ व्यापार करना ही है, और उन्हें अगर व्यापार करना है तो उन्हें मालूम है कि हिंदी में बोलकर ही भारतवर्ष में हम व्यापार कर सकते हैं, दूसरा कोई और रास्ता नहीं। इसलिए विदेश में जितने पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, उनकी नौकरी अनिवार्य रूप से लगती है, ऐसा उनके दिमाग में आ गया है। तो स्वाभाविक रूप से इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। दूसरा, अच्छा एक उदाहरण देते हैं। इस देश के अंदर जितने भी अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाएं चलते थे, मेरे समय, मेरे जीवन काल में, जब मैं समझदार था, विद्यार्थी हुआ, त्रिखा जी बैठे हैं यहां पर, उस समय अंग्रेजी की जितनी पत्रिकाएं पत्र चलते थे, आज उनमें से कितने जिंदा हैं जरा बता दीजिए हमको। कहां गए ये? वो अंग्रेजी छापने वाले, अंग्रेजी दां, अंग्रेजी परोसने वाले लोग, वो पत्रिकाएं कहां चली गई? वो अखबार कहां चले गए? क्यों बंद हो गए? क्यों उन्हें हिंदी में आना पड़ा? वो कहते हैं हिंदी डूब रही है। हम भी कई बार चिंता करते हैं, हिंदी डूब रही, हिंदी डूब रही, हिंदी को लोग बर्बाद कर रहे हैं। अरे हिंदी को अगर बर्बाद कर रहे होते, हिंदी अगर बर्बाद हुई होती तो ये अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं थोड़ी बंद हो जाती। आप देखिए, दक्षिण भारत में फिल्म बनती है और पैसा कहां से कमाती है? डबिंग से। किसी भी भाषा में बने पिक्चर, उनकी सारी डबिंग हिंदी में होती है। क्यों होती है? अगर हिंदी का बोलने वाले लोग नहीं, हिंदी कम है, हिंदी हमारी 5वें नंबर पर है, तो विश्व के अंदर हिंदी की ये फिल्में क्यों हो जाती? मैं क्या, श्रीलंका में जब मैं समुद्र के किनारे, हम लोग बैठे हुए थे जहां पर लंका जली है, उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए गए थे। तो जब वहां बैठे हुए थे तो वहां कुछ लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां थी, वो पैसा मांगने आ गई। तो मैंने कहा उनसे कि भाई देखो, पैसा हम देंगे तुम्हें, लेकिन पहले किसी फिल्म का गीत सुनाओ। और आप आश्चर्य करेंगे, वो गीत जो हमारे जमाने में चला करते थे, उन लड़कियों ने बड़े स्वर से वो गीत गाए। इसके बाद हम विश्वविद्यालय गए,
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जैसे ही हमने प्रवेश किया, मैं आपको आश्चर्यपूर्वक बताता हूं, मुझे गर्व की अनुभूति हुई। हमको नहीं, हमारे साथ जितने भी थे लोग, उन सबको गर्व की अनुभूति हुई। उतना अच्छा हिंदी विभाग, मुझे क्षमा करेंगे यहाँ हिंदी के जुड़े हुए जो हिंदी जीवी और हिंदी सेवी लोग हैं, उनके विभाग में वो व्यवस्था नहीं दिखाई दी। जैसे ही हमने प्रवेश किया, भारतवर्ष के, मैं तो चूंकि झांसी से हूं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, उपन्यास सम्राट बदनावलाल वर्मा, वेदों का जहां पर संपादन हुआ, वाल्मीकि जहां पर पैदा हुए, तुलसी ने जहां पर रामचरितमानस की रचना की, कहते हैं कि सूकर क्षेत्र में भी की, लेकिन उन्होंने तो घूम घूम के सब जगह की। वो सब मैं आपको बताता हूं, उनके सबके चित्र उनके जन्म और मृत्यु के साथ और कृतियों की चर्चा के साथ उस विभाग में लगे हुए थे। श्रीलंका के उस पर हमने कार्यक्रम भी किया अपने हिंदी साहित्य भारती को। श्रीलंका के जो वहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर हम कार्यक्रम भी कर चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी की ये स्वीकार्यता है। उसका परिणाम क्या हुआ, जब हमारे दिमाग में हिंदी साहित्य भारती की, जैसे हमने व्याख्या की थी, हिंदी साहित्य और भारती, अर्थात विश्व के बौद्धिक वातावरण को बदले, हम भारत की को जगत गुरु के गौरवमय स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। इसलिए अथर्ववेद के उस ध्येय वाक्य को साथ लेकर, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माँ है, हम इसकी संतान हैं, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। इस ध्येय वाक्य को लेकर के हमने जब चलना प्रारंभ किया, तो इतने अल्प समय में, लोग कहते हैं ना, हम तो चले थे अकेले जानवे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब प्रभु कोई काम आपसे करवाना होता है, तो आप इतना प्रयास करिए, वो इतना दे देता है। वो तय करता है कि आपसे काम करवाना है। आप सब निमित्त हैं, ये ध्यान रखिए। मैंने पहले सत्र में कहा था, हम जागृत होकर के अगर अपने प्रभु के आदेश को नहीं माना, तो आगे आने वाला इतिहास हम पर टिप्पणियां करेगा। जैसे हम पीछे वाली पीढ़ी को टिप्पणी करते हैं ना, ऐसे हम पर टिप्पणी होगी। इसलिए प्रभु के इस काम को इतनी जल्दी गति मिली कि आज आप आश्चर्य करेंगे, भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में, भारतवर्ष के 50% से अधिक जिलों में और दुनिया के 35 देशों में हिंदी साहित्य भारती ने अपनी कार्यकारिणी बना ली है कोई ऐसी संस्था साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली जो इतना, जिसका व्याप हो? मुझे नहीं लगता। मैं भी बहुत साहित्य क्षेत्रों में काम करता रहा हूं, मैंने देखा है दुनिया की सबसे बड़ी 2.5 वर्ष के अंदर अगर कोई संस्था बन गई है, तो इसमें कोई प्रताप रविंद्र शुक्ला का नहीं है, कोई प्रताप अनिल शर्मा का नहीं है, कोई प्रताप रामेंद्र जी का नहीं, रिछपाल जी का नहीं है, या आचार्य जी का नहीं है। ये प्रताप तो ईश्वर का ही है, और ईश्वर चाहता है कि 21वीं सदी भारत की हो, भारत फिर से जगत गुरु के गौरवमय स्थान पर प्रतिष्ठित हो। दुनिया शांति से अगर रहना चाहती है, से भारत की सांस्कृतिक चेतना को अपने मस्तिष्क में धारण करना होगा, और भारत की सांस्कृतिक चेतना को मस्तिष्क में धारण करने के लिए हिंदी को माध्यम बनाना होगा। बिना हिंदी की प्रतिष्ठा के भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के आत्मनिर्भर होने के लिए बौद्धिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है, और बौद्धिक आत्मनिर्भरता के लिए सांस्कृतिक, भारतीय सांस्कृतिक चेतना की पुनर्प्रतिष्ठा आवश्यक है। ये सब अन्योनासिक संबंध है इनके आपस में। ये समझते हुए हिंदी साहित्य भारती के सभी ध्वजवाहकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विवेकानंद ने कभी आह्वान किया था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य के प्राप्ति तक मत रुको। मेरा एक गीत आप हमेशा गाते होंगे,
लेकिन उस गीत को मेरी कलम ने लिखा है, शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन वो गीत की कुछ पंक्तियां देकर मैं अपनी वार्ता को विराम दूंगा। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा। जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर। दो बंद, एक बंद और दे रहा हूं, दूसरा बंद दूंगा, समापन करूंगा। आहार नींद और भय मैथुन, असुरों की भी तो नीति यही। आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं। जो काट असत उर के बंधन, जो काट असत उर के बंधन, अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। और अंतिम बंद दे रहा हूं, 6 बंद का है, मैंने 3 बंद सुनाने थे अपने भाषण को समाप्त करने के लिए। अंतिम बंद है, तो उठो देव आदर्श बनो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो। जितनी चुनौतियां स्वतंत्रता के पूर्व भारत माता के सामने थीं, उससे कई गुनी ज्यादा चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है। उस समय तो शत्रु दिखाई देते थे, आज शत्रु आपके घर में छिपे हुए हैं मेरे मित्रों। तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो। युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत मां के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।